चलिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता को स्टार्ट किया जाए। इससे पहले वाला वीडियो में इसके पहले का जो प्रश्न है 10 वो करवा चुकी हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता के जो 2021 का प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है। तो आपको पता ही है, धौलावीरा। धौलावीरा जो है 1968 में पुरातत्वविद जो है हमारे जगतपति जोशी, ठीक है, तो उनके द्वारा खोजा गया था, जो कि दक्षिण एशिया में सबसे उल्लेखनीय और अच्छी तरह से संरक्षित शहरी बस्तियों में से एक है। मोहनजोदड़ो, गनेरीवाला और हड़प्पा वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो, गनेरीवाला और हड़प्पा पाकिस्तान में है। भारत के हरियाणा में राखी गढ़ी के बाद धौलावीरा जो है सिंधु घाटी सभ्यता का 5वां सबसे बड़ा महानगर है। कौन कौन से 5 है बताओ जल्दी से। आप यहीं से जो है कि आपका याद हो जाएगा सारा चीज़, ठीक है। तो जो धौलावीरा है, शहर जल संचयन और प्रबंधन प्रणालियों की एक प्रभावशाली और अनूठी प्रणाली थी। कच्छ की खाड़ी का जल स्तर वर्तमान की तुलना में आद्य ऐतिहासिक युग में अधिक थी, जिसमें नौकाओं को किनारे से स्थल तक पहुंचने में मदद मिलती थी। मनहर और मंदसर दो धाराएं धौलावीरा स्थल की सीमा बनाती थी। ये एक नया मिला ना आपको। तो अब बोरिंग करके मत पढ़ना। एंशिएंट हिस्ट्री जो है कि बहुत इंटरेस्टिंग है। काफ़ी कुछ आपको यहाँ से मिलेगा। और धौलावीरा को तो यूनेस्को में डाला गया, आपको पता ही होगा। धौलावीरा के बारे में बहुत एक अच्छी चीज़ है कि जो मनहर और मंदसर दो धाराएं थी जो धौलावीरा स्थल की सीमा बनाती थी। जलाशय में उनके पानी को भेजने के लिए बांधों का निर्माण भी करना पड़ा। अब इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। जो सिंधु घाटी स्थल है धौलावीरा, जलाशय और बांधों के साथ उन्नत जल प्रबंधन के लिए, ठीक है, इसमें 3 भागों वाला अनोखा शहर लेआउट था। ये 3 भागों वाला निचला, मध्यम और ऊपरी स्तर से था। लोथल जो है वो गोदी और समुद्री व्यापार केंद्र था। जहाज निर्माण, मनका बनाने के लिए ये सारा चीज़। मोहनजोदड़ो, उसमें ग्रेट बाथ, सुनियोजित सड़कें और उन्नत जल निकासी प्रणाली शामिल है। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़े सिंधु घाटी सभ्यता शहरों में से एक है। हड़प्पा अन्न भंडार, विशिष्ट नगर नियोजन और प्रारंभिक लेखन के साक्ष्य वाला प्रमुख शहरी केंद्र है। हड़प्पा जो है आपको पता ही है। राखी गढ़ी, सिंधु घाटी सभ्यता जो है सबसे बड़ा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, राखी गढ़ी है, जहाँ शहरी बस्तियाँ और दफन प्रथाओं के व्यापक साक्ष्य मिले हैं। चनहुद्रो शिल्प उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मनका निर्माण, शंख कार्य, धातु कार्य शामिल है इसमें। किलेबंदी का अभाव था चनहुद्रो में, ठीक है। कालीबंगा यह अग्नि वेदिकाओं के लिए जाना जाता है, जो कि अनुष्ठानिक प्रथाओं का संकेत देती है, तथा सबसे प्रारंभिक जुते हुए खेत कालीबंगा। बनावली हड़प्पा और पूर्व हड़प्पा दोनों विशेषताओं वाली अंडाकार बस्तियां जौ की खेती के साक्ष्य मिले हैं। इसके साथ मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। 1 मिनट आप वेट करो। ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, जरा सा देख लो आप। मैंने आज जो हड़प्पा स्थल से प्रश्न पूछा गया है ना आपका, धौलावीरा, ये सारा कुछ, ये मैंने कितने अच्छे से देखो डायग्राम बना कर काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं, सारे स्थल को मैंने ऐसे शॉर्ट्स में लिख लिया था। ये आपके पोस्ट में मैं डाल दूँगी, जो आपका यूट्यूब पोस्ट है ना, वहाँ पे मैं डाल दूँगी इसको फ़ोटो, या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे देख लीजिएगा, उसमें मैं इसको डाल चुकी हूँ। तो इस तरह से ना आप बुक में ही कर लो। अगर आपको लगता है कि नहीं, अलग से नोट्स क्या ही बनाना है, तो आप इस तरह से बुक में ही आप इस तरह से अपना जो कर लो। ये महेश वनवाल की जो बुक आती है ना, उसी को मैंने ऐसे किया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर से कंटिन्यू करते हैं, ओके। जो 12 प्रश्न है 12 नंबर का, वो देखिए कि कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। तो सहायगौरा जो है, शाहगौरा जो है हड़प्पा स्थल नहीं है दोस्तों। बाकी चनहुद्रो है, कोटदीजी है। शाहगौरा नहीं है, देशलपुर है, ठीक है। शाहगौरा राप्ती नदी के तट पर गोरखपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। गोरखपुर यूपी में शाहगौरा है, राप्ती नदी के तट पे है। यहाँ अशोक के लेख मिले हैं। शाहगौरा ताम्रपत्र शिलालेख जो है आपका, शाहगौरा ताम्रपत्र शिलालेख जो है आपका ब्राह्मी लिपि में प्राकृत में लिखा गया है, ठीक है। तो ब्राह्मी लिपि में ये प्राकृत भाषा में लिखा गया है। एक भारतीय ताम्रपत्र लेख है। शाहगौरा अभिलेख में एक बौद्ध मठ को एक ग्राम और कृषि उपज दान करने का उल्लेख है, ठीक है। एक बौद्ध मठ को एक ग्राम और एक कृषि उपज दान करने का भी उल्लेख है, ठीक है।
शाहगौरा अभिलेख में एक बौद्ध मठ को एक ग्राम और कृषि उपज दान करने का उल्लेख है, जो इसे हड़प्पा सभ्यता से नहीं बल्कि मौर्य युग से संबंधित बनाता है। ये मौर्य काल से जुड़ा हुआ है, हड़प्पा स्थल से नहीं जुड़ा हुआ है, इसलिए शाहगौरा जो है इसका राइट आंसर होगा। ओके, यह प्राकृत भाषा में ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। शाहगौरा अभिलेख प्राकृत भाषा में है, ब्राह्मी जो है लिपि में है। 12 नंबर क्वेश्चन हो गया। आप 30 जो है 30 क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। हाँ, ये देखिए, इसमें कहा गया है ना कि कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण प्रस्तुत करते हैं। तो आप आपको तो याद ही होगा कि वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है सिर्फ देवता की पूजा होती थी, देवियों की भी पूजा होती थी। वो मातृसत्तात्मक थी यार, वो तो पहला ही ऐसा जो सभ्यता है वो सबसे कमाल का था। तो आंसर आपका केवल 2 है। ठीक है, उनके विशाल महल और मंदिर थे, मंदिर का अवशेष नहीं मिला है, घोड़ा का भी अवशेष नहीं मिला है। ठीक है, मंदिर घोड़ा ये सब का उल्लेख नहीं है। ये घटना चक्र का भी प्रश्न है आपका। हड़प्पा सभ्यता का उदय भारतीय महाद्वीप के जो है कि उत्तरी उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी में भाग में हुआ था, इसलिए इसको हड़प्पा कहा गया। 1921 में पाकिस्तान के पंजाब पश्चिमी पंजाब प्रांत में स्थित हड़प्पा के आधुनिक स्थल पर इसकी खोज की गई थी। ठीक है, बाकी तो सब आपको पता ही है। कथन एक सही नहीं है, सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसा कोई इमारत नहीं खोजा गया जो किसी मंदिर के रूप में जुड़ा हो। हाँ, विशाल स्नानागार वगैरह था। 2 जो सही है, 2 जो है देवी देवता का। ठीक है, क्योंकि मुहर है, मूर्तियां हैं, पुजारी है, राजा है, ये सब मिला है, प्रतीक मिला है ना। स्वास्तिक का प्रजनन प्रकृति संभवतः मातृ देवियों से जुड़े हुए देवताओं के प्रति श्रद्धा दर्शाते हैं, जो एक ऐसी पूजा प्रणाली का संकेत देते हैं जिसमें पुरुष और महिला दोनों दिव्य आकृतियां शामिल थी। ठीक है, महिला सशक्तिकरण वहीं से स्टार्ट हो गया था। चलो, तीसरा देखते हैं हम लोग। कथन 3 जो है सही नहीं है, क्योंकि इसमें घोड़ों का तो कोई अवशेष नहीं मिला है। ठीक है, और ये जो है बाद के रथ वगैरह ना वैदिक सभ्यता से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर ऐसी विशाल धार्मिक और शाही संरचनाएं मौजूद होती तो क्या ये सबसे ज़्यादा चर्चित खोजों में से एक नहीं होती। इसलिए आप मतलब लॉजिक लगा सकते हो कि नहीं नहीं ये मंदिर वंदिर नहीं था यार। ठीक है, चलो चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन देख आते हैं हम लोग। सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखता जो है लौकिक सभ्यता थी, और जो है कि उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। दोनों सही है। ठीक है ना, कपास तो हम लोग पढ़े ही है, बहुत बार पढ़े हैं ना हम लोग, कपास पाए जाते थे। और प्रमुखता ये लौकिक सभ्यता थी, धार्मिक तत्व भी थे। ठीक है, और ये वर्चस्वशाली तो नहीं था उस टाइम में। सबसे प्रारंभिक नगरीय संस्कृति है हमारी सिंधु सभ्यता जो है, नगरीय योजना, व्यापार प्रणाली, शिल्प वगैरह के लिए फेमस थी। और ये मुख्यतः धर्मनिरपेक्ष प्रकृति की थी, इसमें कोई प्रमुख धार्मिक संरचना तो नहीं थी। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपका सही हो गया, वर्चस्वशाली तो नहीं था। कथन एक सही है, सिंधु घाटी सभ्यता को अक्सर मेसोपोटामिया, मिस्र जैसी अन्य प्राचीन सभ्यताओं की तुलना हम लोग करते हैं अधिक जो धर्मनिरपेक्ष माना जाता है। धर्म ने दैनिक जीवन शासन में प्रमुख भूमिका निभाई थी। सिंधु घाटी के लोग पेड़ और जानवरों की पूजा करते थे। किसी भी स्तर पर किसी धर्म शासित समाज या बड़े भव्य मंदिर के प्रमाण नहीं मिले हैं। हड़प्पा वासियों के धार्मिक अनुष्ठानों और विश्वासों के बारे में जानकारी पूरी तरह से टेराकोटा मूर्तियां और मुहरों पर आधारित है। जो धार्मिक आप बात करते हो तो टेराकोटा और मुहर पे चले आना, वहाँ पे आपको सारा एक्सप्लेनेशन इसका मिल जाएगा। ठीक है, क्या है कि पीडीएफ पढ़ते पढ़ते ऐसे कभी कभी ऐसे कभी वैसे वैसे करना पड़ता है। और पीडीएफ मैं जानती हूँ कई सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं ना कि सारी बुक्स नहीं खरीद पाते हैं वो, और जो है कि उनको बहुत दिक्कत होता है, सारी बुक्स कहाँ से खरीद पाएंगे। काफ़ी सारे लोग अपने लैपटॉप पे पीडीएफ इंस्टॉल करके पढ़ते हैं, मैं रह चुकी हूँ उनके बीच, तो मुझे पता है। इसलिए मैं पीडीएफ का जल्दी से रिवीजन करवाना चाहती हूँ, और ये मैं बहुत जल्द ख़त्म करना चाहती हूँ इसको। तो आपके साथ जल्दी ख़त्म हो जाएगा, इसलिए बने रहना मेरे साथ। चलो चलो, आते हैं हम लोग टॉपिक पे। जो धर्म ने दैनिक जीवन और शासन में प्रमुख भूमिका निभाई थी। सिंधु घाटी के लोग पेड़ और जानवरों वगैरह की पूजा करते थे। मुहर और जो टेराकोटा की मूर्तियाँ हैं ना, वो धार्मिक अनुष्ठान से जुड़े हुए थे। धर्म को आमतौर पे जीववाद कहा जाता है। ये एक नया मिला आपको शब्द जो है, धर्म को आमतौर पे जीववाद कहा जाता है।
अर्थात पेड़, पत्थर और आदि की पूजा। हड़प्पा सभ्यता पर बड़ी संख्या में मिली मिट्टी की मूर्तियां मातृ देवी की उपासना से जुड़ी हुई प्रतीत होती है। कालीबंगा और लोथल से तो अग्नि पूजा का साक्ष्य मिला है ना। दफनाने की प्रथा अनुष्ठान किसी भी संस्कृति में धर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू रहा है। कालीबंगा में प्रतीकात्मक कब्र मिला है। तकनीक की जानकारी होने के बावजूद सिंधु घाटी सभ्यता में किसी भव्य महल का निर्माण नहीं किया गया है। धार्मिक अनुष्ठान ज़्यादातर निजी घरों पर खुले स्थान में किए जाते होंगे। दूसरा सही है, सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पुरानी जो ज्ञात सभ्यता है जिसमें कपड़ा उत्पादन, ठीक है ना, कपड़ा उत्पादन के लिए कपास का इस्तेमाल किया जाता था। और कपास को क्या कहा जाता था, जल्दी से बताओ, याद आया? सिंडन, शायद यूनान के लोग वहाँ के ना सिंडन कह रहे थे। तो सबसे पहला जो है कपास का जो उत्पादन का सिंधु सभ्यता में ही हम लोगों को मिला है। और जो है कि यहाँ पे का कम वर्षा में और जो है इसलिए यह प्रदेश उपजाऊ तो नहीं था, लेकिन कपास यहाँ पे मिला है इसका साक्ष्य, ठीक है। इसके अलावा जब हम लोग देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में कपास का इस्तेमाल किया जाता था। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा जैसे कई सिंधु स्थलों पर कपास की खेती के साक्ष्य मिले हैं, जहां कपास के रेशे पाए गए हैं जो कपड़ा बनाने में इसके इस्तेमाल का संकेत देते हैं। 1929 में मोहनजोदड़ो से सूती कपड़े के टुकड़े मिले थे। मोहनजोदड़ो से सूती कपड़े के टुकड़े मिले हैं। इसके अलावा मेहरगढ़ के पास भी कपास के बीज 5000 ईसा पूर्व के हैं। तो आपको पता चल गया ना कपास कहाँ सबसे पहले सिंधु सभ्यता में मोहनजोदड़ो से सूती का कपड़ा मिला है, मेहरगढ़ से भी कपास के बीज मिले हैं। और जो है सबसे पहला ये सभ्यता था जहाँ पे कपड़ा उत्पादन के लिए कपास का यूज किया जाता था। और सिंडन बोलते थे ना यूनानी लोग, इसको सिंडन कहते थे। 15 नंबर प्रश्न आते हैं हम लोग। अच्छा, प्राचीन स्थल और पुरातात्विक खोज, इसमें देखिए कि आपको मिलान करना है। तो आपका जो लोथल क्या है था बताओ, गोदीवारा, ठीक है। कालीबंगा क्या था, जुता हुआ खेत। धौलावीरा क्या था आपका, एक बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। और बनावली जो था वो पक्की ईंट की बनी हुई हल्की प्रतिकृति, जिसका जो एक्सप्लेनेशन है उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये बहुत इजी प्रश्न है, ठीक है। आप ये देख लो कि 2600 से ईसा पूर्व, 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच ये सिंधु सभ्यता इसमें आपका ध्यान रहा है, ठीक है। चलिए 15 नंबर प्रश्न हो गया। अब 16 प्रश्न में आते हैं हम लोग। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में मिली मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण ही नहीं था? तो गाय, गाय का नहीं है, मंदिर का नहीं है, घोड़ा का नहीं है। ये सब पता होना चाहिए आपको कि यहाँ पे इसका नहीं है, ठीक है। चलिए, हड़प्पा सभ्यता में प्रशासनिक, वाणिज्यिक और धार्मिक उद्देश्यों के लिए मुहरों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता था। धार्मिक उद्देश्य के लिए मुहर का और टेराकोटा का, है ना, अभी तो हम लोग पढ़े थे। ये मुहरें विभिन्न सामग्रियों से बनाई गई, जिसमें स्टीटाइट, टेराकोटा, एगेट, चट आदि शामिल हैं। पशुपति सील, यूनिकॉर्न सील, यूनिकॉर्न उस समय भी था, अरे वो वाला नहीं, पशुपति सील, यूनिकॉर्न सील आदि सहित लगभग 2000 मोहरें मिली हैं, ठीक है। मोहरों पर दर्शाया जाने वाला सबसे आम पशु एक सींग वाला बैल था। जो मोहरे की बात, टेराकोटा की बात कही जा रही है कि गाय है, गाय नहीं है, बैल है, ठीक है। और भैंस, बाघ, गेंडा, हाथी जैसे अन्य पशुओं को भी आमतौर पे चित्रण किया गया था, लेकिन विशेष रूप से एक सींग वाला बैल। हालांकि गाय, शेर, घोड़ा या ऊंट को मोहरों पर नहीं दर्शाया गया था, ठीक है। वैदिक काल में हम लोग आते हैं, जल्दी से आ जाइए। तो जो 17 नंबर प्रश्न है आपका, ऋग्वैदिक, आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर और अंतर के संबंध के बारे में कौन सा कथन सही है? सही आपका 1 और 3 है। ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और शास्त्र हेलमेट यानी कि का उपयोग करते थे। जो ऋग्वेद कालीन आर्य थे वो कवच और हेलमेट का यूज़ करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। तो ये सही है। ऋग्वेद कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी तथा ताम्र का ज्ञान था।
जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल तांबा और लोहा का ज्ञान था। नहीं 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 नहीं, ये मिस्टेक मत करना। पता ही है ना कि चांदी के सामान भी वहाँ पे पाए गए हैं कई जगहों पे। कहाँ पे बताओ, जहाँ पे आपको याद हो कर सको। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना दिया था। सही है, घोड़े को पालतू बनाया गया था ऋग्वैदिक काल में, घोड़े को पालतू बना के। जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु ने घोड़ा का तो नहीं है। सही है, तो हम लोग ये देखते हैं ना कि आधुनिक हथियारों में वैदिक आर्यों के पास धनुष और तीर, भाला, खंजर और कुल्हाड़ी थे। वैदिक आर्यों के पास रक्षात्मक कवच के लिए जो है हेलमेट जो कहते हैं और कवच, ये सिंधु घाटी के लोगों के पास धनुष, तीर था, भाला था, खंजर था, कुल्हाड़ी तो था ही, लेकिन रक्षात्मक कवच के रक्षात्मक कवच के सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा ऐसे उपकरणों का कोई साक्ष्य नहीं मिलता, जो एक कम सैन्यवादी समाज का सुझाव देता है। कथन दो सही नहीं है। ये जो आपको बोला गया था ना कि सिंधु घाटी सभ्यता को केवल तांबा और लोहा, नहीं नहीं, हम लोग पढ़े थे ना सोना, तांबा, कांस्य, लेकिन कुछ समय बाद इन धातुओं के स्थान पर चांदी और लोहे का प्रयोग किया जाने लगा था। सिंधु घाटी के लोगों ने कांस्य, चांदी, सोना का प्रयोग किया है, लेकिन लोहा से तो अपरिचित थे। लोहा कहाँ से आ गया? लोहा तो वैदिक काल के दौरान उभरा ना। ऐसा प्रतीत होता है कि घोड़ा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों के लिए अज्ञात था। जो घोड़ा है वो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लोगों के लिए अज्ञात था। 2000 ईसा पूर्व के घोड़ों के अवशेष वाले सुरकोटता स्थल के बारे में कई संदर्भ तो मिले हैं। सुरकोटता में पाए गए घोड़े के अवशेष जो लगभग 2000 ईसा पूर्व के हैं, सिंधु घाटी में घोड़ों की संभावना का संकेत देते हैं। सुरकोटता से प्राप्त हड्डी के टुकड़े का सर्वेक्षण करने के बाद सेंडोर बोकानी ने निष्कर्ष निकाला, ये आपके लिए नया होगा। आप ये जानते होंगे कि ठीक है सुरकोटदा से तो अब विशेष मिला है, पर किसने निष्कर्ष निकाला, ये है इसका नाम आपको देखना, सेंडोर बोकानी। बुक्का बुक्का तो नहीं होगा। 97 ने निष्कर्ष निकाला 97 में कि कम से कम 6 प्राप्त साक्ष्यों में सबसे अधिक वास्तविक घोड़े के ही थे। हालांकि यह निश्चित प्रमाण नहीं है और इसका अर्थ यह नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग घोड़ों के बारे में जानते थे। ठीक है, घोड़ों के बारे में स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिला है, इसलिए घोड़ा आंसर में कभी भी नहीं मारना आप। ओके ना, चलो। आर्य शब्द इंगित क्या करता है बाबा? आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है। आर्य मुख्य रूप से एक जातीय या नस्लीय समूह के बजाय एक भाषाई समूह को संदर्भित करता है। यह इंडो आर्यन भाषाओं से जुड़ा हुआ है, जो बड़े इंडो यूरोपीय भाषा परिवार की एक शाखा है। इस शब्द का इस्तेमाल ऐतिहासिक रूप से इन भाषाओं के बोलने वालों का वर्णन करने के लिए किया जाता था, जो भारतीय उपमहाद्वीप और एशिया के अन्य हिस्सों में चले गए थे। हालांकि प्रवास का विवरण और इन समूहों की सटीक पहचान विद्वानों की बहस का विषय अभी भी बनी हुई है। मतलब कहाँ से क्या, मतलब ठीक है, चल रहा है अभी भी। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु। ये तो सबको पता है, सिंधु नदी। अब ये भी क्वेश्चन पूछता है ना लूसेंट वगैरह में कि कितनी बार किन से नदियों का कौन सी नदी का कितनी बार चर्चा हुआ है, ये सारा पूछता है ना प्रश्न। तो चलिए, हम लोग वैदिक साहित्य में वेद शामिल है, जो भारत के सबसे पुराने धार्मिक ग्रंथ है, जिनमें भजन है, अनुष्ठान है, दार्शनिक शिक्षाएं शामिल है। इसमें 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इनसे जुड़े हुए ग्रंथ भी है, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। प्रारंभिक वैदिक साहित्य में सबसे अधिक उल्लेख तो सिंधु नदी का है। सबसे पुराने ज्ञात हिंदू ग्रंथ ऋग्वेद है, जिसमें 150 से अधिक बार इस नदी का उल्लेख किया गया, और इसे उर्वरता, प्रचुरता और समृद्धि से जुड़ी एक पवित्र नदी माना गया है। सरस्वती को नदी तमा या सबसे अच्छी नदी कहा गया है, यह तो आपको पता ही है। चलो, कौन कौन सी नदी? सरस्वती, यमुना, गंगा, ये सभी। ठीक है, कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? तो आपका हो गया लोपामुद्रा। लोपामुद्रा जो है वेद मंत्र की रचना की है, और ये प्राचीन भारत में शिक्षा के आवासीय स्थान थे, जिनमें इनमें से कई का नाम ऋषियों के नाम पर रखा गया था। ठीक है, जंगलों में
शांत और शांतिपूर्ण वातावरण में स्थित गुरुकुल में सैकड़ों छात्र एक साथ शिक्षा ग्रहण करते थे और महिलाओं को भी शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा यहाँ पे थी। ब्रह्मवादिनी उन महिलाओं को संदर्भित करती है जो आध्यात्मिक ज्ञान और ब्रह्म परम वास्तविकता की दार्शनिक समझ चाहती थी, है ना। ब्रह्मवादिनी और ये महिला तपस्वी अपनी बौद्धिक खोज, काव्यात्मक क्षमताओं और वैदिक भजनों की रचना के लिए जानी जाती थी। प्रमुख वैदिक विद्वानों में से कुछ के नाम हैं, जैसे मैत्रेयी है, विश्वम्भरा है, अपाला है, लोपामुद्रा है। ये सब आपको याद होगा। मतलब कहने का नहीं है कि ये बहुत ही बेसिक्स जो है आपका ये है। ठीक है, ठीक है। मौर्य काल में हम लोग आते हैं। मौर्य काल में आगे हम लोग कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सही है। तो आपका आंसर है 1 2 3 सभी सही है कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार। फ्रेंड्स एक सेकेंड। कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है। 2022 का प्रश्न है आपका। और ये आंसर ये आपका है कि न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता था। न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता था, सही है। स्त्री दास अपने मालिक के संसर्ग से पुत्र जनन पर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती थी, ये भी सही है। यदि स्त्री दास का मालिक उस स्त्री के पैदा हुए पुत्र का पिता हो तो उस पुत्र को मालिक का पुत्र होने का कानूनी हक मिलता था। वो भी सही है। मतलब अर्थशास्त्र ने तो अभी का ही कानून दे दिया था शायद। तो कौटिल्य यानी कि चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र जो है शासन कला, आर्थिक नीति और सैन्य रणनीति पर एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है। यह शासन, कानून, कूटनीति और प्रशासन पर विस्तृत मार्गदर्शन प्रदान करता है, जो इसे राजनीति विज्ञान के शुरुआती कार्यों में से एक बनाता है। ठीक है। तो ये देखिए आपका जो कथन एक है। दास्ता के कई प्रकार हैं जो अर्थशास्त्र में दिए गए हैं। दास्ता के प्रमुख तरीकों में से एक व्यक्ति को किसी प्रकार के आपराधिक आचरण के लिए न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप दास के रूप में रखना था, ये भी एक प्रकार था। ठीक है, मतलब अगर हम तुमको सजा दे रहे हैं तो दास के रूप में तुमको अपने पास रखें। दासों विशेष रूप से जो है कि महिला दासियों को लिए विभिन्न प्रकार की सुरक्षा प्रदान की जाती थी। अर्थशास्त्र के अनुसार तो जब एक दासी से उसके मालिक द्वारा एक बच्चे का जन्म दिया जाता है तो बच्चे और उसकी माँ दोनों को तुरंत मुक्त माना जाएगा। मतलब दास मुक्त कर दिया जाएगा और कानूनी अधिकार भी दिया जाएगा। मतलब उस समय भी न्याय था और अभी ही देखे ही हो। अर्थशास्त्र के अनुसार यदि एक महिला दासी से पैदा हुए पुत्र को उसके स्वामी ने जन्म दिया था तो पुत्र स्वामी के पुत्र की कानूनी परिस्थिति का हकदार होगा। तो आधिकारिक कुंजी में उत्तर के रूप में बी चिन्हित किया गया, हालांकि इसका कोई औचित्य अभी तक नहीं मिला है। यूपीएससी ने क्यों बी आंसर दिया है, वाई। मतलब कंफ्यूजन वहाँ भी है, जबकि आंसर डी है, यानी कि सभी है। ओके, चलो। किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया। कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। तो ये अशोक के बारे में बात की गई थी। ठीक है। अशोक का धार्मिक दर्शन पारंपरिक हिंदू प्रथाओं में विश्वास से लेकर बौद्ध धर्म तक विस्तृत है, जिसमें अहिंसा, करुणा और नैतिक आचरण पर जोर दिया गया था। उनके शिलालेख जो है धर्म के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। सहिष्णुता, कल्याण और नैतिक शासन को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, अशोक का जो आपका धार्मिक दर्शन है तो इस हिसाब से तो यही सही है। बृहद शिलालेख जो उसका है ना 7 और 12, उसमें अशोक ने स्पष्ट रूप से धार्मिक सहिष्णुता और सभी धर्मों के सहअस्तित्व को प्रोत्साहित किया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि सभी जो तपस्वी हैं, आध्यात्मिक शिक्षक का सम्मान किया जाना चाहिए, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। और लोगों को एक दूसरे की मान्यताओं का सम्मान करना चाहिए। ये शिलालेख जो है ये शिलालेख अशोक की धार्मिकता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं, जिसने शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को बढ़ावा दिया। ठीक है, अशोक का जो धम्म है उसकी प्रतिबद्धता को ये दर्शाता है। कौन सा शिलालेख, 7 और 12, याद रखना।
अशोक के धर्म के बारे में बताते हैं कि किसी देवता की पूजा या यज्ञ करना इसमें शामिल नहीं था। अशोक के धर्म के अनुसार तो प्रजा को पिता के तुल्य समझना चाहिए। राजा का कर्तव्य है कि वह अपनी प्रजा को निर्देश दे। राजा का कर्तव्य है कि वह अपनी प्रजा को निर्देश दे। वह बुद्ध की शिक्षाओं से भी प्रेरित हैं। ठीक है, राजा का ये कर्तव्य है। ओके, प्रजा के बारे में कि निर्देश दे कि वह बुद्ध की शिक्षाओं से भी प्रेरित थे। साम्राज्य में लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते थे और कभी कभी तो संघर्ष का कारण भी बन जाता था। अशोक ने लोगों को धर्म के बारे में शिक्षा देने के लिए अधिकारियों को नियुक्त किया, जिन्हें धम्म महामात्र कहा गया है। अशोक ने अपने संदेशों को स्तंभों और चट्टानों पर खुदवाया है। धम्म महामात्र कहा गया किसे बताओ? शिक्षा देने वाले अधिकारियों को। ओके, और उसने अपने अधिकारियों को उन संदेशों को उन लोगों के पढ़ने का आदेश भी दिया जो पढ़ने में असमर्थ थे। ठीक है, हमारे काल तक ही करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। किस उभारदार मूर्ति शिल्प रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रान्यू अशोक का उल्लेखित है? तो ये है आपका कंगनहल्ली। कंगनहल्ली भारतीय उपमहाद्वीप स्तंभों और शिलाओं पर उत्कीर्ण अशोक के अभिलेख और शिलालेख अहिंसा, धार्मिक सहिष्णुता और नैतिक आचरण को प्रोत्साहित करने वाली अशोक की धम्म नीतियों को दर्शाते हैं। कंगनहल्ली क्या है? वो जो है ना कर्नाटक में है। ठीक है, कंगनहल्ली शिलालेख है, उभारदार है, मूर्ति शिल्प है, रिलीफ स्कल्पचर जिसको कहते हैं। जो ये शिलालेख अशोक को एक प्रस्तर रूप चित्र में दर्शाया गया है। इसमें रानियों अशोक कहा गया है, जो एक शासक के रूप में उनकी भूमिका को उजागर करता है। तो बी सी डी गलत है, ए सही है। ओके, सांची अपने प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप और उभार युक्त मूर्तियों के लिए जाना जाता है। सांची जो है बौद्ध स्तूप है और मूर्तियां हैं उभार युक्त। लेकिन यहाँ पे अशोक का कोई ऐसा प्रस्तर तो नहीं मिलता है। पत्थर पर लिखा हुआ चित्र को हम लोग प्रस्तर कहते थे। शाहबाजगढ़ी जो कि पाकिस्तान में खरोष्टी लिपि में उत्कीर्ण अशोक की शिलालेख है। यहाँ पे अशोक का कोई प्रस्तर रूप चित्र तो नहीं है। शाहगौरा में अशोक का धम्म है, यानी कि नैतिक शासन है, इससे संबंधित शिलालेख शाहगौरा है, लेकिन वहाँ भी कोई प्रस्तर रूप चित्र शामिल नहीं है। शाहगौरा शिलालेख एक मौर्यकालीन अभिलेख है जो कि अकाल राहत और प्रशासनिक उपायों से संबंधित है। ओके, अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। इसको नहीं डिटेल करना है, इसे तो आपको पता ही है, 1837 में। ओके ना, जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी और खरोष्टी को पढ़ा था। शुरुआती शिलालेख और सिक्कों में इस्तेमाल की जाने वाली दो लिपियां थी ये, ब्राह्मी और खरोष्टी, दो लिपियां। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा सांची के शिलालेखों को ब्राह्मी लिपि में पढ़ने के बाद ही मौर्य काल का पुनर्निर्माण काफ़ी हद तक संभव हो पाया है। और जो है राजा का उल्लेख भी किया गया है, एक ही राजा का उल्लेख किया गया है। और जेम्स प्रिंसेप ने कहा जिसे प्रियदर्शी, जिसका अर्थ है देखने में सुखद, जो कि अशोक था। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो यूनानी ने किया, फिर शक ने किया, फिर कुषाण ने किया। ठीक है, प्राचीन भारत पर जो है यूनानी, शक और कुषाण द्वारा आक्रमण। थक जाती हूँ मैं भी, तो ऐसे भी घर में बोलते ही रहना पड़ता है ससुराल। तो यूनानी, शक और कुषाण। ठीक है, यूनानी, शक और कुषाण द्वारा आक्रमण चौथी शताब्दी ईसा पूर्व और दूसरी शताब्दी ईस्वी के बीच हुए हैं। प्राचीन भारत पर यूनानी का, शक का और कुषाण का जो आक्रमण हुआ है ना, वो चौथी शताब्दी ईसा पूर्व और दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच हुआ है, जिससे हेलेनिस्टिक, मध्य एशियाई और खानाबदोश प्रभावों के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और राजनीतिक बदलाव हुए हैं। विकल्प ए ही सही है। ओके, यूनानी ईसा पूर्व चौथी शताब्दी में आए थे। सिकंदर महान ने भारत में यूनानी आक्रमण शुरू किया। उनकी मृत्यु के बाद जो है कि उनकी मृत्यु के बाद जो है कि उनके द्वारा जीते गए भारतीय क्षेत्रों पर सेल्यूसिड्स और फिर बैक्टीरिया के यूनानियों ने कब्जा कर लिया। शक के बारे में हम लोग देखते हैं। शक या सिथियन या मध्य एशिया से आए खानाबदोश जनजातियों का एक समूह था।
शक कौन थे? सिथियन मध्य एशिया से आए हुए खानाबदोश जनजाति थे, जिन्होंने यूनानियों के मार्ग का अनुसरण करते हुए दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर पश्चिमी भारत पर आक्रमण किया था। कुषाण कौन थे? मूल रूप से मध्य एशिया से आए कुषाणों ने पहली से तीसरी शताब्दी ईस्वी तक भारत पर आक्रमण किया। ओके, तो ये अच्छा है। आइए हम लोग इसका कंक्लूजन देखिए, कैसे कैसे फारसी आक्रमण पहले हुआ। ठीक है, 6वीं शताब्दी में साइरस महान और डेरियस प्रथम के नेतृत्व में हुआ उत्तर पश्चिम भारत में, जो कि गांधार, सिंध और पंजाब पर कब्जा कर लिया। फिर ग्रीक का आक्रमण हुआ, सिकंदर महान ने भारत पे आक्रमण किया था, राजा पोरस के विरुद्ध किया था। इसको हाई डेस्पीज युद्ध 326 ईस्वी ईसा पूर्व में लड़ा गया था। इंडो यूनानी आक्रमण हुआ, जो कि मध्य दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच हुआ। बैक्टीरिया से आए इंडो यूनानी शासकों के उत्तर पश्चिमी भारत में हिस्सों पर प्रवेश करने के बाद हुआ। शक आक्रमण भी जो हुआ दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का अंत जब था, तो उस समय हुआ। सिथियन ने उत्तर पश्चिम और पश्चिमी भारत पर आक्रमण किया। ठीक है, और धीरे धीरे इंडो यूनानी शासकों को हटा दिया गया। कुषाण आक्रमण हुआ, जो पहली से तीसरी शताब्दी के बीच हुआ है। कुषाण जो है मध्य एशिया से आए और कनिष्क के अधीन विस्तार करते हुए उत्तर पश्चिमी भारत पर शासन किया गया। कुषाण आक्रमण, कुषाण मध्य एशिया से आए। ठीक है, कुषाण मध्य एशिया से आए और कनिष्क के अधीन विस्तार करते हुए उत्तर पश्चिमी भारत पर शासन किए। कुषाण मध्य एशिया से आए, कनिष्क के अधीन विस्तार करते हुए उत्तर पश्चिमी भारत पर वो शासन किए। हून आक्रमण 5वीं से 6वीं शताब्दी के बीच हुआ। आपका हून आक्रमण 5वीं से 6वीं शताब्दी के बीच हुआ, जिसमें श्वेत हुनों को हेप्थलाइट्स ने उत्तरी भारत पर हमला किया, जिससे गुप्त साम्राज्य काफ़ी कमज़ोर हो गया। अब है आपका 29 नंबर प्रश्न। सही में 29? अच्छा, हम लोग बहुत जल्दी आगे आ गए। चलो चलो, आते हैं हम लोग। अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। क्या ये सही है? जल्दी से बताओ। यस यस यस, बृहदत्त की हत्या सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी और शुंग वंश की नींव डाली थी। अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कनव ने की थी। यस, और कनव वंश की फिर नींव डाली। जो शुंग राजा थे, देवभूति की हत्या वासुदेव कनव ने की थी, जो ब्राह्मण मंत्री था उसका, देवभूति का। ओके ना। आंध्रों ने कनव राजवंश के अंतिम शासक को पद से वंचित किया था। आपका आंसर सभी सही है। मौर्य जो है 321 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व था। शुंग वंश 185 से 73 ईसा पूर्व। कनव राजवंश 73 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व था। प्राचीन भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण युगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनमें केंद्रीकृत शाही प्रशासन से लेकर क्षेत्रीय शासन और अंततः विखंडन तक का शासन शामिल है। कथन 1 सही है, कथन 2 भी सही है और 3 भी सही है। 30 नंबर तक कराएंगे फ्रेंड्स, फिर उसके बाद लंबा हो जाएगा वीडियो, कल करवाएंगे। ओके। वर्धमान महावीर की माता जो है लिच्छवी के मुख्य चेतक की पुत्री थी। गौतम बुद्ध की माता कौशल राजवंश की राजकुमारी थी। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। अब बताओ कौन सा सही है, कमेंट तो करो। बोलो 2 और 3। गौतम बुद्ध की माता कौशल राजवंश की राजकुमारी थी। नाम क्या था बताओ। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ जो है बनारस से थे, ये भी सही है। लिच्छवी की चेटक की पुत्री थी, क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि जो माँ त्रिशला जो थी बहन थी, बेटी तो नहीं थी, तो पुत्री कहाँ से मान लोगे बताओ। लिच्छवी अपने लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक शासन प्रणाली के लिए जाना जाता है। और गौतम बुद्ध की माँ तो माया देवी थी ना, जो कौशल वंश की राजकुमारी थी। एकदम छोटा छोटा आपका लूसेंट भी यहाँ पे रिविजन हो रहा है। आपको क्या लगता है? माया देवी कौशल वंश की राजकुमारी थी। उनका विवाह शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन से हुआ था। जो माया देवी थी कौशल वंश की राजकुमारी थी, उनका विवाह शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन से हुआ। वे सिद्धार्थ गौतम की माँ थी, जो बाद में बुद्ध बने। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का संबंध बनारस वाराणसी से था, जहाँ जन्म हुआ। जैन परंपरा के अनुसार उनका जन्म एक राष्ट्रीय परिवार में हुआ था। अहिंसा, सत्य और तप के सिद्धांत पे वो चले। सर्प उनका प्रतीक था। 30 नंबर तक किए हैं हम लोग, इसके बाद फिर कल करेंगे फ्रेंड्स। थैंक यू।